नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। आज के इस सेशन में ऑलमोस्ट 1 आवर में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड हाउ यू शुड प्रोसीड टू गेट सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस सेशन में कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेकर के भी आपके साथ डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जाम। मेरा एम इस सेशन में डिस्कस करने का जो है वो है कि अबाउट BARC एग्जाम पैटर्न, cut off important subjects and topic, and at the end of the session I will try to discuss few problems which are in resonance with this examination. या उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के सोर्स ऑफ स्टडी को आपको फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। देखिए, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि देयर आर 3 प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री। कौन कौन से? पहली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्री में जो है दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा BARC और थर्ड वन DRDO। यदि आपका ड्रीम ये है कि यू आर वांटिंग टू वर्क इनटू द टेक्निकल फील्ड, कोर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब आपको चाहिए, तो इन तीनों में से किसी एक में आपको अपना करियर बनाना चाहिए। और ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब जगहों पर अगर आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, या आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा रहे हैं, या किसी भी अन्य जॉब के लिए जा रहे हैं जो टेक्निकल फील्ड की जॉब है, तो मोर और लेस जो काम होता है वो टेक्नो मैनेजरियल होता है, जहां पर टेक्निकल थिंग्स का आपको मैनेजमेंट करना है। जैसे जैसे आप प्रमोट होते चले जाएंगे, टेक्निकल से आपका टच हटता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा और मोस्टली मैनेजमेंट ओरिएंटेड जॉब हो जाएगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपका रोल, टेक्निकल रोल और भी वाइड होता चला जाएगा। आप बेस्ट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे होंगे, जो लेटेस्ट चीजें होंगी उन पर काम कर रहे होंगे। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट टू वर्क इन कोर टेक्निकल फील्ड, कोर टेक्निकल डोमेन, तब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में अपने करियर के बारे में सोचिए। यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत देखिएगा। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए इसलिए आप BARC जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप वहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज को और भी वाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है, तभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, इस इंस्टीट्यूट में जाने का प्रयास करिए। अगर आपको सिर्फ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5 ईयर जॉब करने के बाद आप फील करें कि गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च इतनी सिंपल चीज नहीं होती। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो काफी काम करवाती हैं आपसे, सो बहुत सिंसियर एफर्ट्स आपको पुट करने होंगे। तो इन चीजों का भी कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड आप ध्यान जरूर रखिएगा, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाने का आप प्रयास करिएगा। आइए आज बात करते हैं कि BARC में अगर आपको जाना है, इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए या BARC में जाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अपने कंट्री की, और ये ग्रेजुएट्स को 2 तरीके से रिक्रूट करते हैं। इनका खुद का एग्जाम होता है या गेट के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। दोनों ही तरीके में जो रिटन पार्ट है दैट इज जस्ट क्वालिफाइंग। आप चाहे गेट के थ्रू जा रहे हैं या इनके एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, वंस यू रीच्ड इनटू द इंटरव्यू, तो फिर आप सेम लेवल पर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेट में रैंक 1 लेकर के जा रहे हैं या रिटन टेस्ट के थ्रू जा रहे हैं। दीज 2 टेस्ट आर, रिटन टेस्ट आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर।
इंटरव्यू में सभी लोग सेम स्केल पर हो जाएंगे। अब इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वही फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो इसलिए अगर गेट किसी भी कारण से आपका गेट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी रहती है, और वो अपॉर्चुनिटी रहती है इनके सेपरेट एग्जामिनेशन के थ्रू। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गेट के थ्रू जा रहे हैं या सेपरेट एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, दोनों ही केस में जस्ट क्वालिफाइंग है। ये जो रिटन पार्ट है वो क्वालिफाइंग है। वंस आप इंटरव्यू में पहुंच जा रहे हैं तो उसके बाद सभी लोग सेम स्केल पर हैं। जो इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेगा वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं अच्छा कर पाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिटन का कोई भी रोल वहां पर नहीं रह जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें इस एग्जाम के बारे में, तो इस एग्जाम के थ्रू आप दो तरह के कोर्सेज के लिए इनरोल किए जा सकते हैं। OCES के लिए ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये भाभा एटॉमिक सेंटर के जो सेंटर्स हैं मुंबई, कलपक्कम, ये इंदौर और हैदराबाद, यहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 ईयर के लिए। दूसरा कोर्स है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू स्पॉन्सर्ड कोर्स होता है, फेलोशिप प्रोग्राम है। ये IITs में और NITs में आपको इनरोल करेंगे। 2 साल के कोर्स के लिए होता है, 2 ईयर का प्रोग्राम है। नाउ ये तो रहा एक ओवरव्यू कि आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो इन दोनों कोर्सेज में से किसी एक कोर्स के लिए आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखें कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, वैसे ये पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सिलेबस जो इसका होता है वो सिलेबस मोर और लेस जो गेट का सिलेबस है उससे कॉमन है, एक्सेप्ट रीजनिंग और एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते, इनफैक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। वंस अ व्हाइल 1 और 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जो गेट के सिलेबस में टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो आपका BARC का सिलेबस होता है। हालांकि BARC ने कहीं रिटन में अपना सिलेबस मेंशन नहीं किया है, लेकिन पास्ट फ्यू ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट जिनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं वो गेट के सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस है। यहां पर 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गेट में आपके 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर सिर्फ MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आपको 4 में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क अलॉटेड है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, यानी -1 निगेटिव मार्किंग भी है अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो बड़ा कॉशियस होकर के आपको आंसर देना है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग काफी ठीक ठाक निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा गलत आंसर दे दिए तो दैट में लीड टू द रिजेक्शन इन दिस पर्टिकुलर रिटन पार्ट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी गिवन 3 मार्क and for each incorrect answer you will be given -1 marks. There is a 120-minute time for these 100 questions. अब ये बहुत क्रूशियल है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 120 मार्क्स का टाइम अलॉटेड है। There are 100 questions and for these 100 questions 120 minutes time is given to you. मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। अगर आप गेट एग्जामिनेशन को देखो तो गेट में आपको 65 क्वेश्चन करने होते हैं एंड 180 मिनट्स अवेलेबल हैं। तो रफली 3 मिनट एक क्वेश्चन को मिल रहा है, थोड़ा सा कम 3 मिनट से। सो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन यहां अगर आप देखो तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली गेट के कंपैरिजन में लेवल ऑफ द क्वेश्चन कुछ कम होना चाहिए, तभी इतने ज्यादा क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वहां पर अगर आप देखिए तो वहां पर भी आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है।
तो अब ऐसे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलता जुलता लेवल होना चाहिए, क्योंकि टाइम एलोकेशन कुछ वैसा ही है, और गेट से लेवल कम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो नेचर ऑफ द पेपर है उसमें काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में समय लग जाता है। तो बेसिकली जो पेपर है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से स्लाइटली एबव होता है और गेट से स्लाइटली बिलो होता है। कहीं ना कहीं ओवरऑल पेपर का जो लेवल होगा वो इन दोनों एग्जाम्स के बीच में लाई करता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल नेचर के हैं, और गेट में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल इन नेचर हैं। बीएआरसी में आपको दोनों का मिक्स दिखेगा, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे। इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जिनका आंसर आप देखते ही लगा देंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे या जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, जिनमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ द लेवल ऑफ गेट एग्जामिनेशन, या उससे भी कई बार बेहतर क्वेश्चन मिल जाते हैं, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल में। तो अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से बेटर लेवल का पेपर होगा और गेट से स्लाइटली कम लेवल का पेपर होगा। ये इसके बारे में कंक्लूजन भी ड्रा किया जा सकता है। यहां एक बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, लेट अस सपोज 40-45 क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, या 30-35 क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। तो जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इतने कम समय के एग्जाम में उनको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप पहले पूरा पेपर में क्वेश्चन करते जाइए, जो क्वेश्चन आपसे 1 मिनट या उससे कम समय में बन रहा उसको फटाफट करते चले जाइए, ताकि लास्ट तक आप पढ़ लें और सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। फिर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उन पर एफर्ट दीजिए। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन अगर वो छूट भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। पहले जब ये एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होता था तो उस समय वर्चुअल कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड होते थे, कैलकुलेटर्स बेसिकली नहीं अलाउड होते थे, लेकिन अभी आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल, वैसे मोस्टली न्यूमेरिकल मैं नहीं कहूंगा, मिक्स नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल साइड में मिलने वाले हैं। इंटरव्यू के लिए जो कॉल होती है वो जनरली 1:20 के रेशियो में कॉल होती है, यानी अगर 100 सीट है तो 20 टाइम्स स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे, या 5 सीट्स हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100 स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे। सो 1:20 में कॉल किया जाता है। सो काफी अच्छा रेशियो है कॉल करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आप देखेंगे जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू है तो 1:3 के आसपास होता है, लेकिन यहां पर 1:20 में आपको कॉल किया जा रहा है। पीएसयूज में भी आप देखेंगे तो 1:5 या 6 में कॉल करते हैं, बट यहां पर 20 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। सो काफी ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली इस एग्जाम को ध्यान से प्रिपेयर करके और अपीयर करते हैं तो इसमें इंटरव्यू तक पहुंचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यू के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इंटरव्यू के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। अभी केवल आप रिटर्न क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू की बातें बाद में की जाएंगी। कट ऑफ देखिए अगर, तो ईसी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सेशन ले रहा हूं, बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ऑलरेडी हो चुका है। मैकेनिकल के लिए अमरिंदर सर ने और इलेक्ट्रिकल के लिए किरण सर ने डिस्कस किया है। ईसी के लिए अगर आप देखें तो ये है कट ऑफ आपकी 2017 में 175 मार्क्स एंड 2018 में 151 मार्क्स। 2018 का पेपर काफी न्यूमेरिकल था और स्लाइटली डिफिकल्ट साइड में पेपर था, तो अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी, और अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट होगा या थोड़ा इजियर साइड में होगा, या मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल इन नेचर हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों ही केस में मैं 180 अगर मान लेता हूं कट ऑफ को, तो मैं ये कह सकता हूं कि 300 में 180 यानी ऑलमोस्ट 60% मार्क्स।
तो अगर 60% के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, सो दैट इज द सेफेस्ट स्कोर, आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। तो अगर 10%, 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप भी हो जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो करने बहुत जरूरी है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बाकी क्योंकि 60%, मैं वर्स्ट पॉसिबल केस में 60% जा रहा हूं, 180 मार्क्स मैं कह दे रहा हूं कि जब पेपर बहुत मॉडरेट या इजी लेवल का हो गया तब आपकी 180 कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ द 300 मार्क्स। सो 180 का मतलब हुआ 60%। तो अगर आप 70-75% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप इस इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक आपके दिमाग में होनी चाहिए। 100% अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सिलेबस को अगर ध्यान में देखें तो मैं ये सलाह दूंगा कि कुछ सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके चलिए। हालांकि एग्जाम में 100% ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर आप प्रिडिक्ट करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने 5 सब्जेक्ट की लिस्ट लिखी तो डेफिनेटली 3-4 सब्जेक्ट होंगे एग्जाम में जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है किसी 1-2 सब्जेक्ट का वेटेज कम हो, या इनमें से मैंने थोड़ा सा कम वेटेज वाली सब्जेक्ट लिखी है तो हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज इस साइड में आ जाए, ज्यादा आ जाए। तो ये परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ईयर टू ईयर वेरी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो उनका वेटेज एग्जाम में आप हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो गेट को मैच करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते होंगे कि इस सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। सो समटाइम्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से खूब क्वेश्चन मिलते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं अगर टॉपिक में भी बात करूं जा करके तो 1 or 2 क्वेश्चंस मे बी डेफिनेटली गेटिंग फ्रॉम द डायोड सर्किट्स एंड 3-4 क्वेश्चंस यू मे बी गेटिंग, और मोर देन दैट यू मे बी गेटिंग फ्रॉम द ओपैम्प सर्किट्स। ओपैम्प से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं और डायोड से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनालॉग में अगर आपने बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट इन दोनों टॉपिक पर काफी फोकस रखिएगा, डायोड सर्किट एज वेल एज ओपैम्प या उसके एप्लीकेशन से जुड़े हुए जितने चीजें। बाकी क्वेश्चंस बीजेटी से भी होते हैं, मॉसफेट से भी होते हैं, हर जगह से हो सकते हैं क्वेश्चन। थर्ड आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने बहुत वास्ट सिलेबस में क्वेश्चंस देखे हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, बेसिक जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, उसके क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं। सो यहां पर सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। यहां जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस है वो भी बहुत वेरिड है। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस प्योरली थ्योरेटिकल होंगे, वन लाइन में आंसर दे देंगे आप, या जस्ट उनको पढ़ करके आंसर दे देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी न्यूमेरिकल नेचर के भी पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत वास्ट है, जिसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। बट क्वेश्चंस डेफिनेटली कम्युनिकेशन सिस्टम से होंगे, बिना इसके पेपर नहीं बनने वाला, और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क थियरी, नेटवर्क थियरी से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। थियरम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस, ट्रांजिएंट एनालिसिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस, टू पोर्ट नेटवर्क से जुड़े हुए क्वेश्चंस, रेजोनेंस छोटा सा टॉपिक है लेकिन सीरीज या पैरेलल रेजोनेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस। सो नेटवर्क थ्योरी के भी क्वेश्चंस आए दिन आप इस तरह के एग्जाम्स में पाएंगे कि बहुत अच्छे और क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेटवर्क थ्योरी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स बहुत लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अवॉइड करिएगा, उसको एंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। नेटवर्क थ्योरी में क्वेश्चंस इजी हैं या डिफिकल्ट हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप क्विकली नेटवर्क सॉल्व कर लेंगे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा लेंदी भी लग सकता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं ईएमटी। ईएमटी से समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। एंटीना वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वेव प्रोपगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईएमटी के भी क्वेश्चन रहेंगे और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इंट्रिंसिक इंपीडेंस से रिलेटेड, प्रोपगेशन कांस्टेंट वगैरह से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस भी ईएमटी से पूछे गए हैं। देन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीस्ट प्रायोरिटी रखो,
कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल साइड में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे राउथ हर्विट क्राइटेरिया, मेसन्स गेन फार्मूला आपका, या आपके क्वेश्चंस बोडे प्लॉट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको एक बोडे प्लॉट दे देगा, उससे ट्रांसफर फंक्शन बनवा लेगा, या एरर्स कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। रूट लोकस से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस कई बार देखे हैं, ब्रेकअवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट वगैरह कैलकुलेशंस के भी क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि बहुत प्रिडिक्टेबल डोमेन है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम, इसके थोड़ा कम क्वेश्चन दिखाई देते हैं बीएआरसी वगैरह में, लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत स्कोरिंग है। सिस्टम से बताने मतलब आपको जो क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे पूछा, कोई एक सिग्नल दे दिया और पूछा कि ये कॉजल है, एंटी कॉजल है, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टाइम इनवेरिएंट है, वेरिएंट है, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समटाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चंस, या आरओसी फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो उन तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइक्रो प्रोसेसर से 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता, बट 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाता है। इसमें मैं एक सब्जेक्ट लिखना भूल गया हूं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, वो मेरी मिस्टेक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी। सो इसी तरफ आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रखिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी क्वेश्चन है बहुत स्कोरिंग है और बड़े प्रिडिक्टेबल डोमेन से होते हैं, जैसे मार्क्स का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। लॉजिक फैमिलीज से भी 1 आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली जो सीमॉस लॉजिक फैमिली वगैरह है उससे 1-2 क्वेश्चन आपको, या टीटीएल से जुड़ा हुआ 1 आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। काउंटर्स से 1 आध क्वेश्चन मिल सकता है। सो बड़े प्रिडिक्टेबल से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख करके जाइएगा। दिस इज द सिलेबस जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जो हाई वेटेज रहने वाला है वो कम्युनिकेशन, एनालॉग, ईडीसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका बहुत हाई वेटेज होगा। स्कोरिंग नेटवर्क थ्योरी कर सकते हो, इसलिए मैंने इधर रखा। कंट्रोल सिस्टम भी स्कोरिंग हो सकता है। बाकी अगर आपने सिग्नल बहुत अच्छा पढ़ा तो सिग्नल भी बहुत स्कोरिंग है, लेकिन सिग्नल कई बार लोग अगर फोरियर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब चलते हैं आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है, अच्छा उससे पहले क्या सोर्स ऑफ स्टडी आपका होना चाहिए ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ स्टडी में मैं आपको सलाह दूंगा, सोर्स ऑफ स्टडी आपने कर भी लिया होगा, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लें। गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, खास तौर पर जो इजियर साइड में क्वेश्चंस हैं। गेट प्रीवियस ईयर, जो इजियर साइड में क्वेश्चंस हैं, गेट प्रीवियस ईयर के, जो कम समय में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनमें लेंथी कैलकुलेशंस नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हाई प्रोबेबिलिटी है कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, इसरो की वेबसाइट पर चले जाइए या मेडीजी की वेबसाइट पर भी इसरो के पेपर्स अवेलेबल हैं। इसरो भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसमें भी जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा पाया जाता है। तो इसरो के क्वेश्चंस कई बार आप देखेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आइडेंटिकल क्वेश्चन वहां पर रिपीट हो रहा है। तो इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप सॉल्व करिए, जितना कर सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2 रिसोर्स आपको जरूर करने हैं। बीएआरसी के पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी के पास अगर मेमोरी बेस्ड या कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करें, बट ये तो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं। समटाइम्स आपको डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। डीआरडीओ अब तो गेट से रिक्रूट करने लगा है, लेकिन पहले इसका सेपरेट एग्जाम होता था, पेपर का लेवल अच्छा होता था। सो डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं या आपके किसी फ्रेंड के पास अवेलेबल हैं तो आप उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस
कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स या क्वेश्चंस ढूंढ करके। तो ये 3 रिसोर्सेज हैं जिनसे आप रिलायबल क्वेश्चन पा सकते हो। गेट के क्वेश्चंस करते हुए कॉशियस रहिएगा। अगर बहुत लेंदी या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसके चांसेस थोड़ा सा कम होंगे, बट फिर भी मैं अभी लूंगा 1-2 क्वेश्चन जिनमें बहुत कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय की अपनी कंस्ट्रेंट होती है, उतने कम समय में लेंदी क्वेश्चंस कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितना आपने प्रैक्टिस की है, कितनी ईजिली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, उन सब बातों पर भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस एग्जामिनेशन। अब हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आपने इलेक्ट्रिकल वाले सेशन में भी देखा होगा, सर ने भी काफी कुछ बताया हुआ है, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। इंस्टेड मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस तरह की कुछ क्वेश्चंस लेकर के और डिस्कशन कर लिया जाए। मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस लिए हैं उनमें दोनों तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, तीनों तरह की वैरायटीज के क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसरो में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस डीआरडीओ एग्जाम में पूछे गए, कुछ तो 1-2 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड थे लोगों ने बताया वो बीएआरसी के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, एक आध क्वेश्चन अदर एग्जाम से भी लिया गया है। तो प्रयास ये किया गया है कि ये क्वेश्चंस बीएआरसी के एग्जाम के पैटर्न को मैच करते हुए क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैं सारे सब्जेक्ट तो अब मुझे ये बोला गया कि 40-45 मिनट का ही सेशन रखना है या एट मैक्स 1 आवर का सेशन रखना है, तो 1 आवर में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कर सकूं आपके साथ डिस्कस, उतना प्रयास करूंगा। तो सारी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जितनी ज्यादा मैं सब्जेक्ट को डिस्कस कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम वो सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये जो मैंने आपको बताया इस डोमेन के प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए जाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस या किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ईडीसी से है और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ये। एक्सेप्टर इंप्योरिटी कंसंट्रेशंस ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज 10 टू द पावर 19। तो आपको क्या क्या दिया है वो देखते चलिए। सबसे पहले दिया गया है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन यानी Na। Na is acceptor concentration that is 10 to the power 19 per centimeter cube। ठीक, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटी एटम्स। हमें डोनर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है सो दैट सिलिकॉन इज एन टाइप। इस तरह से हमें डोनर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है कि ये सिलिकॉन हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाए। And the Fermi level is 26 milli electron volt below conduction band edge। तो अगर आपका कंडक्शन बैंड ऐसा है, बैंड डायग्राम बना लीजिए, जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उन चीजों को लिखने का प्रयास करिए। ये कंडक्शन बैंड की एज है, तो ये वैलेंस बैंड होगा आपका। कह रहा फर्मी एनर्जी लेवल इज, सो दिस इज EF, दिस EF इज हाउ मच बिलो 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो EC। इसका मतलब दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाह रहा है कि EC माइनस EF इज इक्वल टू 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आगे कह रहा कि थर्मल वोल्टेज BT इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट यानी रूम टेम्परेचर पर ही है, तो 26 मिली वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 0.026 वोल्ट। ठीक, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, फिर से पढ़ दे रहा हूं मैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज 10 to the power 19 per centimeter cube। Calculate the concentration of donor impurity atoms that must be added so that silicon is n type and the Fermi level is 26 milli electron volt below conduction band edge। आपके 4 ऑप्शन हैं, पहला 1.5 into 10 to the power 19, सेकेंड ऑप्शन 3 into 10 to the power 19, थर्ड वन 10 to the power 19 एंड फोर्थ वन 2 into 10 to the power 19। अब पहले क्वेश्चन समझिए, एक्सेप्टर पहले से है और हमें एन टाइप बनाना है। एक्सेप्टर कौन से होते हैं? थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटीज होते हैं, और एन टाइप बनाने के लिए कौन सी इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी? फिफ्थ ग्रुप की, यानी डोनर्स ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर था। अब इस पी टाइप को अगर हमें एन टाइप में कन्वर्ट करना है
तो डोनर्स ऐड करने पड़ेंगे, और डोनर इस तरह से ऐड करो कि पहले तो ये एक्सेप्टर कंपनसेट हो जाए और उसके बाद फिर डोनर्स की संख्या ज्यादा हो जाए ताकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाए एंड ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। सो बेसिकली ये कंपनसेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर का केस है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक दैट इज नोन एज कंपनसेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंपनसेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर इसका क्वेश्चन है ये। अब एक चीज देखिए, कहीं पर भी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, या दी हुई है क्वेश्चन में, इट्स नॉट गिवन। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, बल्कि जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है कंडक्शन बैंड में, एनसी की वैल्यू दी हुई है और एनआई नहीं दी है। तो एनआई अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि डोपेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एज कंपैरिजन टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं किसी कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर के लिए, जरा देखें कि क्या इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन होती है अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम मास एक्शन लॉ, n इज इक्वल टू पी, n इंटू पी इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आती है चार्ज न्यूट्रलिटी से। चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा P प्लस एन डी एंड नेगेटिव चार्ज होगा N प्लस एन ए। ठीक, इस इक्वेशन में अगर हम लोग P की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा NI स्क्वायर अपॉन N प्लस एन डी इज इक्वल टू N प्लस एन ए। एंड इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एन ए इंटू एन आई माइनस एन आई स्क्वायर इंटू एन, नॉट एन आई, एन माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन जो होगी दैट इज एन डी माइनस एन ए बाई 2, प्लस माइनस आएगा बट निगेटिव साइन हम लोग डिस्कार्ड करते हैं और पॉजिटिव साइन को कंसीडर करके चलेंगे, अंडर रूट एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। एन आई हमें नहीं पता है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि एन डी माइनस एन ए इज फार ग्रेटर देन एन आई, सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो अगर एन आई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो n इज अप्रॉक्सिमेटली एन डी माइनस एन ए। कंपनसेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपने याद कर रखा होगा, ये आपको याद होगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैं एज ए टीचर आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं इसलिए इतने कैलकुलेशंस कर रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया किसी कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू nc e टू द पावर माइनस ec माइनस ef अपॉन kt। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे nc क्वेश्चन में दिया है, ec माइनस ef दिया है और kt टी रूम टेम्परेचर पर पता है, kt इनफैक्ट kt की वैल्यू पता है, वो bt कह रहा है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज होता है kT बाई Q दैट इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। सो kT की वैल्यू यहां से आ जाएगी 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q उधर चला जाएगा, तो kT इज आल्सो नोन टू अस। तो हम लोग यहां से ND माइनस NA पुट कर देंगे, n की वैल्यू ND माइनस NA, और NC की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दैट वैल्यू इज गिवन टू अस। NC is effective density of states, that is 2.7 into 10 to the power 19 and EC minus EF is 0.026। ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 2.7 into 10 to the power 19 and E to the power minus 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई KT की वैल्यू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1/E के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ND माइनस NA की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली आ जाएगी, ऑन सॉल्विंग दिस विल कम आउट एज 10 to the power 19। सो ND इज इक्वल टू NA प्लस 10 to the power 19
और Na की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10 टू द पावर 19, सो 10 टू द पावर 19 प्लस 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, required donor concentration so that this will become n type semiconductor, और फर्मी लेवल की जो पोजीशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें जो डोनर कंसंट्रेशन चाहिए वो ये वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने इतना टाइम केवल आपको समझाने में लगाया, खुद सॉल्व करने में आपको इतना समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सारे स्टेप कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Nd माइनस Na। दिस Nd माइनस Na शुड बी इक्वेटेड बाय दिस रिलेशनशिप। आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करके Nd की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस वैल्यू इज गिवन इन ऑप्शन डी, सो राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी से निकल आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर Nd ग्रेटर देन Na से है, इफ Nd इज ग्रेटर देन Na, मैं इधर समराइज कर दे रहा हूं कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर को। इफ कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स में देखिए, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि सेम रीजन में दो तरह की इंप्योरिटीज आप ऐड कर रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, इस सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर और डोनर दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन केसेस आते हैं। पहला आता है यदि Na ग्रेटर देन Nd है तो उस केस में p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन P जो होगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na माइनस Nd। जैसा मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से आप कर सकते हो। और अगर इसको फर्मी लेवल से रिलेट करना है आपको तो ये हो जाएगा Nb e टू द पावर माइनस Ef माइनस Ev अपॉन Kt से, इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा केस हो सकता है Nd ग्रेटर देन Na। अगर Nd इज ग्रेटर देन Na जैसा इस केस में, तो N टाइप बन करके तैयार होगा और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगी व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज Nd माइनस Na, जिस तरह से हमने यहां किया है, एंड दैट इज गिवन एज Nc e टू द पावर माइनस Ec माइनस Ef अपॉन Kt। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Ni e टू द पावर, अगर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता है तो उसके टर्म में भी लिख सकते हो Ni e टू द पावर Ei माइनस Ef अपॉन Kt, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो Ni e टू द पावर Ef माइनस Ei अपॉन Kt। तो इन रिलेशनशिप पर आए दिन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड केस होता है जब Nd इज इक्वल टू Na, उस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा करेक्टर होगा और इंट्रिंसिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अब ये थ्योरेटिकल एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अ जेनर डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स इज बायस्ड इन। ऑप्शंस है रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन एंड फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट करंट मोड। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी उसके रीजन ऑफ ऑपरेशन पर आप कमेंट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं जेनर डायोड की। हमने आपको जब भी पढ़ाया होगा तो ये पढ़ाया होगा कि जेनर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइंड डायोड जिसकी डोपिंग स्लाइटली हायर होती है एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल डायोड। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, डायोड के सिंबल पर जेड बना होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब भी मैंने आपको पढ़ाई होगी तो कुछ इस तरह से पढ़ाई होगी। ये आई इसके क्रॉस करंट, ठीक है, ये करंट कह लीजिए, और ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज है VAK, एनोड टू कैथोड वोल्टेज। तो यदि एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में इट बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड।
जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड। ध्यान रहे, जेनर डायोड्स को हाई पावर विदस्टैंड करना पड़ता है। हाई पावर विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी सिलिकॉन के पास होती है एज कंपैरिजन टू द जर्मेनियम, अगर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए जनरली जेनर डायोड्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। इसलिए अगर आपको फॉरवर्ड बायस में इसको रिप्लेस करना है तो सिलिकॉन के कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करिएगा, यानी बी गामा या कट इन वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट होगी। तो फॉरवर्ड बायस में इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड। ये आपका जेनर डायोड है और इसका इक्विवेलेंट होगा एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह, कुछ ऐसा। आप इसे कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दें, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड। हमसे कह रहा है कि हमें तब इसके ऑपरेशन की बात करना है जब ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में यूज हो रहा हो। ऑर्डिनरी डायोड को हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराई जा सके या डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराया जा सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। यहां ऐसा नहीं है, यहां डिफरेंट करंट के लिए डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू होगी। इस कैरेक्टरिस्टिक से आप समझ सकते हो। सो इन द फॉरवर्ड बायस वी कैन नॉट यूज दिस डायोड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन पर्पज। इसलिए फॉरवर्ड बायस वाले दोनों ही ऑप्शन हमारे सही आंसर नहीं हो सकते। फॉरगेट अबाउट देम। अब रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस में अगर इस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को आप देखें तो दो तरह से, ऐसे अप टू सर्टेन वैल्यू ये बीजेड है, बेसिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, बीजेड से डिनोट कर रहे हैं, माइनस बीजेड से। और ये जो करंट है आई जेड के इज नोन एज नी करंट। नी करंट इज मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द जेनर डायोड। बिफोर, ये पूरा रीजन रिवर्स बायस रीजन है, ये पूरा रीजन फॉरवर्ड बायस रीजन है। लेकिन रिवर्स बायस रीजन को हम लोग दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये रीजन, ठीक, ये हमारा रिवर्स बायस रीजन है बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बायस। इस रिवर्स बायस रीजन में नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रही, ओनली लीकेज करंट फ्लो कर रही, व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड। सो इफ जेनर डायोड इज बायस्ड इन दिस रीजन, तो हम लोग इस करंट को नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो ओपन सर्किट की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक ओपन सर्किट या वेरी हाई रेजिस्टेंस के साथ नेग्लिजिबल करंट। अगर आपने ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर दिया तो फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिल सकता है। सो इसका मतलब इस रीजन में भी ऑपरेट करने पर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टेबलाइजिंग सर्किट्स, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज जो रीजन होता है, ये वोल्टेज जो है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। और इसके बाद का जो रीजन होता है उसे हम लोग ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में इस डिवाइस के अक्रॉस आप देखें ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकती। हालांकि करंट की भी एक अपर लिमिट होती है, आईजेड मैक्स, वो सब आपने पढ़ा होगा, वो डिस्कस करने के यहां समय नहीं है। जो रेटिंग ऑफ द डिवाइस को डिफाइन करने के लिए है कि आपके पास पावर रेटिंग दी होगी और उस रेटिंग के हिसाब से आप मैक्सिमम करंट की वैल्यू इसके क्रॉस कितनी फ्लो हो सकती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आईजेड के से यानी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम इतनी करंट फ्लो कराई जा सकती है कांस्टेंट वोल्टेज पर। यही हमें स्टेबलाइजेशन सर्किट में चाहिए होता है। तो हम लोग जेनर डायोड को यूज करेंगे इस रेंज में स्टेबलाइजेशन सर्किट में। और ये क्या है? ब्रेकडाउन रीजन। सो ब्रेकडाउन रीजन में इसको यूज करना है। कैसे ब्रेकडाउन रीजन में आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं? एक जेनर डायोड है जिसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं ब्रेकडाउन रीजन में, तो एक कट इन इसका वोल्टेज ये माइनस बीजेड आ जाएगा, जो कि एनोड पर
और कैथोड पर। लेकिन इस माइनस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। तो माइनस को ऊपर कर दिया और प्लस को नीचे, तो एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव। नाउ इन दिस रीजन दिस जेनर डायोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस इक्विवेलेंट सर्किट, जिसके अक्रॉस एक करंट फ्लो कर रही होगी जो कि रिवर्स बायस करंट की तरह फ्लो कर रही होगी। जैसे रिवर्स बायस में कैथोड टू एनोड करंट फ्लो करती है, वैसे ही इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो कर रही होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड एट द कांस्टेंट वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू द बीजेड, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो होगा वो क्या होगा? रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, दैट इज सी ऑप्शन। इस रीजन में हम लोग स्टेबलाइजेशन सर्किट में यूज करेंगे। रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो बिलो द ब्रेकडाउन ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यू कैन नॉट यूज दिस इन द स्टेबलाइजिंग सर्किट्स। सो ए कैन नॉट बी आवर चॉइस, आंसर कैन बी ऑप्शन बी। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने BARC का एग्जाम दिया था तो उस साल जो तब तो गेट से होता भी नहीं था, सेपरेट एग्जाम ही शायद इसका होता था। तो उस साल उन्होंने पूछा था कि जेनर डायोड, उस साल भी जेनर डायोड से क्वेश्चन थे, जेनर डायोड में एवलांची ब्रेकडाउन पाने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना होता है, और 4 ऑप्शंस थे। तो आप सभी जानते हो कि जो जेनर ब्रेकडाउन जेनर डायोड्स होते हैं ये 2 मैकेनिज्म पर काम करते हैं। बिलो द 6 वोल्ट जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती है और अबव द 6 वोल्ट एवलांची ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती है। तो बेसिकली जो एवलांची डायोड्स हैं उनको हम लोग बाय डिफॉल्ट कमर्शियली जेनर डायोड्स कहते हैं, लेकिन 6 वोल्ट के अबव जितने भी हैं वो सारे एवलांची मैकेनिज्म पर काम करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था उनमें एक ही ऑप्शन था जो 6 वोल्ट से अबव था, तो उस ऑप्शन को आपको चुनना था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जेनर डायोड से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफी आते हैं और इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन सर्किट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसरो ने पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन इंजीनियरिंग इस तरह के क्वेश्चन BARC भी पूछता रहता है। कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एनर्जी बैंड डायग्राम डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी फॉर x ग्रेटर देन L। ध्यान रहे x ग्रेटर देन L कौन सा रीजन है? ये रीजन है x ग्रेटर देन L का रीजन। इस रीजन की रेजिस्टिविटी बताना है। बैंड गैप आपको दिया हुआ है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेम्परेचर दिया है, मोबिलिटी दिया है एंड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आप एक चीज देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा कि इफ देयर इज एनी स्लोप इन द बैंड डायग्राम सो दैट स्लोप इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज 1/q DEC अपॉन DX या 1/q DEV अपॉन DX, 1/q DEI अपॉन DX। ये तीनों EC, EV एंड EI एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो किसी एक की स्लोप दूसरे के बराबर होगी। तो इफ देयर इज एनी स्लोप इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दैट रीजन, बट इफ देयर इज नो स्लोप इट मींस व्हाट? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। आप देखिए इस डायग्राम में स्लोप सिर्फ इस रीजन में है, तो इस रीजन में तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हमें इस रीजन में इंटरेस्ट नहीं है। हमें किस रीजन में इंटरेस्ट है? इस रीजन में, x ग्रेटर देन L के लिए। और x ग्रेटर देन L पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब एक न्यूट्रल रीजन है, बल्क रीजन है। ठीक, अब इस न्यूट्रल बल्क रीजन के डायग्राम को मैं सेपरेटली अलग बना ले रहा हूं क्योंकि इसी रीजन की रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। कई बार लोग डायग्राम देख करके डर जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक, तो न्यूट्रल बल्क रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि ये EI है एंड ये EC है और ये EF है और ये EV है। ठीक, यहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। EI और EF के बीच का जो गैप है दैट इज गिवन EG/4 और EG क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस EI माइनस EF इज इक्वल टू EG/4 दैट इज 1.12 डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगी EI माइनस EF की। हमें चाहिए क्या, हमें इस रीजन की रेजिस्टिविटी चाहिए। कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लें, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हम यही पता करें कि ये रीजन एन टाइप है या पी टाइप है, तभी हम लोग इसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एन टाइप हुआ तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, रो एन दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एन क्यू म्यू एन। और अगर पी टाइप होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो पी दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 बाई पी क्यू म्यू पी। क्यू तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। म्यू पी और म्यू एन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मिल जाए तो बैंड डायग्राम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर जानने के लिए जरा एक चीज देखिए, फर्मी लेवल इज लाइंग इन बिटवीन EI एंड EF। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम लोग नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर ही लेके चलेंगे, मॉडरेटली डोप्ड सेमीकंडक्टर लेकर के चलेंगे। और मॉडरेटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ठीक है। तो यहां पर अगर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक वैलिड है तो ये EB प्लस 3kT का पॉइंट है। तो अगर फर्मी एनर्जी लेवल इस रेंज में कहीं भी है, EF लाइज इन दिस रेंज, तो हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और अगर इसी तरह से यहां EC माइनस 3kT हो जाएगा और इस रेंज में अगर है तो हमारा सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा। आपने अगर मुझसे पढ़ा होगा तो ये 3kT का सिग्निफिकेंस मैं काफी अच्छे से डिस्कस करना हूं, बोल्ट्जमैन अप्रॉक्सीमेशन से निकल करके आता है, वो सारी चीजें डिस्कस होती है। आप सिर्फ अभी इतने पर फोकस करिए कि आप अगर EC माइनस 3kT को नेग्लेक्ट भी कर दे रहे हैं तो EC और EI के बीच में कहीं पर अगर फर्मी एनर्जी लेवल है तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर एन टाइप है, और EI और EV के बीच में फर्मी एनर्जी लेवल कहीं पर है तो इसका मतलब पी टाइप है। आइए जरा इस क्वेश्चन में देखिए, फर्मी लेवल इज समवेयर इन बिटवीन EI एंड EV, सो इट मींस इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने होल कैलकुलेशन के लिए एक रिलेशनशिप लिखा था, P इज इक्वल टू Ni e टू द पावर EI माइनस EF अपॉन KT, राइट। ये सारी चीजें हमें पता है। Ni is given in the question, that is 10 to the power 10, this is 10 to the power 10, e to the power EI minus EF, EI minus EF अभी हमने कैलकुलेट किया था 1.12 by 4, so 1.12 by 4 डिवाइडेड बाय KT, रूम टेम्परेचर पर 0.026, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये दे देगा आपको होल कंसंट्रेशन। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं। सो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर 15, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये मिल गया तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पी क्यू म्यू पी, and that is equal to 1 upon 5 into 10 to the power 15, Q is 1.6 into 10 to the power minus 19, and mu P, mobility is given in the question, that mobility is for holes 400, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 31.25 ओम सेंटीमीटर, ये रेजिस्टिविटी आ जाएगी, which is given in option D. So right choice for this question is given by option D. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर आपसे डायरेक्टली रेजिस्टिविटी
ना कैलकुलेट करा करके पहले कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा रहा है एंड देन रजिस्टिविटी कैलकुलेट करा रहा है। मुझे समझाने में इतना सब समय लग रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि सर एक क्वेश्चन को 10 मिनट समझा रहे हैं तो मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। खुद करना हो तो 1-1.5 मिनट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। हालांकि कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ठीक ठाक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी इसी तरह से आपको एन टाइप के लिए पूछ सकता है। फर्मी लेवल की पोजीशन इसके बीच में कहीं हो सकता है, आप अगेन फार्मूला लगा करके इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है या कंडक्टिविटी दे करके आपसे मोबिलिटी कैलकुलेट करा सकता है। तमाम सारे तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं थी, ये बैंड बेंडिंग की आपको कहीं जरूरत ही नहीं लगी, ठीक है। बैंड बेंडिंग सिर्फ इतना इंडिकेट करती है कि अगर कहीं पर भी स्लोप है बैंड डायग्राम में, इट मींस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में प्रेजेंट है। इफ देयर इज नो स्लोप, जैसे ये रीजन है या ये रीजन है, इट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, दैट इज अ न्यूट्रल रीजन। न्यूट्रल रीजन के लिए हम लोगों ने बैंड डायग्राम को अलग करके और सारे कैलकुलेशन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज निगेटिव फॉर। अब वैसे तो हमें याद रहता है कि एन चैनल डिवाइस के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है और पी चैनल डिवाइस के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव होता है। लेकिन कभी अगर भूल भी जाए तो आप एक चीज देखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं मॉस कैपेसिटर की ही बात करूं, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक, और इस पी टाइप सबस्ट्रेट, मॉस कैपेसिटर इज हार्ट ऑफ द मॉसफेट। तो जिस तरह से थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंसेप्ट मॉस कैपेसिटर में होता है वही आपका मॉसफेट में भी होता है। कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी उनको पता होगा, बस गेट वोल्टेज की बजाय गेट टू सोर्स वोल्टेज लगा देते हैं एंड सोर्स इज ऑलवेज एट द ग्राउंड पोटेंशियल। सो बेसिकली जो गेट पर वोल्टेज लगा है वही हमारा बीजी है या वही वीजीएस है। ये आपका, या मैं मॉसफेट ही देख ले रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर ऑक्साइड होता है, टी ऑक्स, ठीक, टी ऑक्स, और एक मेटल प्लेट यहां पर होती है, ये मेटल की प्लेट है। इस टर्मिनल को हम लोग गेट टर्मिनल कहते हैं। अगर मैं मॉसफेट की बात कर रहा हूं तो हम लोग यहां पर एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे और यहां पर एक ड्रेन कनेक्ट कर देंगे और इसके बीच का जो रीजन है उसे हम लोग चैनल कहते हैं। Source is at the ground potential always. We are connecting some voltage at gate to source. ठीक, ड्रेन टू सोर्स भी कुछ वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है तो एक इनबिल्ट चैनल होता है। चैनल इज द रीजन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, ठीक। तो एक इनबिल्ट चैनल होता है जस्ट बिलो द ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है आपकी और इस ऑक्साइड के जस्ट बिलो जो रीजन सेमीकंडक्टर का है उसमें इनबिल्ट चैनल होगा। अगर इनबिल्ट चैनल है तो हमें चैनल इन्हांस करने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डिफिनीशन क्या है? मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डिफिनीशन है कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गेट द इन्वर्जन लेयर, सिग्निफिकेंट इन्वर्जन लेयर। वैसे तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर बैंड बेंडिंग डायग्राम जब आप बनाए हैं, इस तरह से देखिए, ये बैंड डायग्राम है ऑक्साइड का, लाइक दैट, ठीक, और ये फर्मी एनर्जी लेवल है EF, ठीक। ये इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल ही सिर्फ शो कर रहा हूं, ये EI है ये। सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या डिफाइन होता है? ये आपका अगर Q phi F है तो जो टोटल बेंडिंग है यानी सरफेस पर जो पोटेंशियल है, फाई एस कह लो, Q phi S, ये सरफेस पोटेंशियल है, दैट शुड बी इक्वल टू 2Q phi F, यानी ये Q phi F और ये Q phi F के बराबर हो जाए। दूसरे शब्दों में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज गेट वोल्टेज at which minority carriers at the interface are equal to majority carriers in the bulk substrate, ठीक है। minority carriers at the interface का मतलब क्या? इन्वर्जन। तो बेसिकली इंटरफेस पर इन्वर्जन लाने के लिए आपको गेट पर जो वोल्टेज की जरूरत है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। बस इतना अभी समझ के चलें, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो इन्वर्जन लाना है आपको। अब पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल,
तो अगर इन्वर्जन लाना है तो आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने हैं। ये कैपेसिटर है, एक प्लेट ये, बीच में ऑक्साइड और दूसरी प्लेट ये। तो इस प्लेट पर आपको इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करना है, तो ऑब्वियसली इस प्लेट पर वोल्टेज जो अप्लाई करोगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो अप्लाइड गेट वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, गेट वोल्टेज अप्लाइड रिक्वायर्ड टू गेट द इन्वर्जन लेयर, वही थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक, लेकिन अगर एन टाइप सबस्ट्रेट हो तो एन टाइप सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आपको चाहिए इन्वर्जन, तो यहां पर आप क्या इकट्ठा करोगे, होल। तो कैपेसिटर की बॉटम प्लेट पर होल है, तो आपको टॉप प्लेट पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज, यानी जो बीजीएस आएगा वो निगेटिव आएगा। और बीजीएस निगेटिव आने का मतलब है बीटीएच क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एन टाइप के सबस्ट्रेट में आपको निगेटिव वोल्टेज चाहिए। अब एन टाइप के सबस्ट्रेट में इन्वर्जन लेयर क्या होगी, होल्स की होगी। होल्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चैनल है, यानी होल्स के कारण चैनल क्रिएट हो रहा, तो डिवाइस को पी चैनल कहेंगे। यहां इलेक्ट्रॉन्स के कारण चैनल क्रिएट हो रहा, तो डिवाइस को एन चैनल कहेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करना है तो पॉजिटिव गेट अप्लाई वोल्टेज होगा, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होगा, एन चैनल बनेगा तो पॉजिटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज। होल्स को पुल करना है तो अप्लाइड वोल्टेज निगेटिव होगा, यानी जो डिवाइस होगी वो पी चैनल होगी। ठीक, डिप्लीशन में चैनल पहले से बना होता है तो डिप्लीशन होने के चांस नहीं है। आप चैनल इन्हांस कर रहे हो, इसका मतलब इन्हांसमेंट होगा। तो आंसर होगा इन्हांसमेंट मोड पी चैनल। ध्यान से ढूंढें, अ पी चैनल इन्हांसमेंट मोड, दैट इज गिवन बाय ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी गिवन बाय ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question, an n-channel MOS transistor is made on a p-type substrate with Na is this, find approximate depletion charge per unit area at strong inversion। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ मैक्सिमम हो चुकी है, XD मैक्स। और ये आपका कुछ इस तरह से बैंड डायग्राम है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल है एंड दिस इज इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल EI एंड लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी XD। अब ये मैक्सिमम होता है XD मैक्स, डिप्लीशन रीजन विड्थ मैक्सिमम, ये होता है BG इज इक्वल टू BTH पर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन होते हैं, और उसी समय आपके पास स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन पाया जाता है। ठीक, तो बेसिकली इस समय आपको डिप्लीशन चार्ज पता करना है। अब एन चैनल मॉसफेट है तो सबस्ट्रेट कैसा होगा, पी टाइप होगा, और पी टाइप सबस्ट्रेट में डिप्लीशन लेयर किसके कारण होगा, एक्सेप्टर्स के कारण। एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो जो डिप्लीशन चार्जेस होंगे वो निगेटिव होंगे। ठीक, कितना डिप्लीशन चार्ज होगा जरा देखिए, क्यू डिप्लीशन चार्ज, पहली चीज तो निगेटिव होगा, हर एक पर क्यू के बराबर मैग्नीट्यूड होगा, और कितने होंगे, Na एक्सेप्टर्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, हमें पर यूनिट एरिया में चाहिए, तो इस रीजन में जितने हैं वो लिख लें, XD मैक्स। दिस इज कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर XD और Na सेंटीमीटर में है। ये है वैल्यू डिप्लीशन चार्जेस की। अब हमें XD मैक्स पता होनी चाहिए, डिप्लीशन विड्थ पता होनी चाहिए। तो मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ जो होती है हमारे पास, दैट इज गिवन एज XD max is given as under root 2 epsilon silicon by Q, doping 1 upon substrate की doping into surface potential phi s।
मैक्सिमम के लिए फाई एस शुड बी इक्वल टू 2 फाई एफ। तो अगर ये वैल्यू भी पुट कर दी जाए तो दिस विल कम आउट एज 2 एप्सिलॉन सिलिकॉन बाई क्यू 1 अपॉन Na इंटू 2 फाई एफ। ठीक है, यहां से हम लोग वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करें तो क्यू Na इनसाइड चला जाएगा, ये माइनस में अंडर रूट, इसको सॉल्व करिए, क्यू क्यू कट जाएगा एंड 4 क्यू Na एप्सिलॉन सिलिकॉन इंटू फाई एफ। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिप्लीशन चार्ज। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, जरा देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास Na दिया हुआ है, ठीक है, और लॉग ऑग की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, Ni दिया हुआ है। सो वी हैव बीन गिवन Na एंड Ni। Na is given and Ni is given। सिलिकॉन की परमिटिविटी हमें नोन होती है, दैट इज 11.7 एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होनी चाहिए, या रफली आप 12 रख लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नियर अबाउट ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक, क्यू हमें पता होता है, तो Na दिया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ Na इज 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। फाई एफ निकालना पड़ेगा, उसके लिए Ni दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है फाई एफ, जरा देखिए, फर्मी पोटेंशियल। फर्मी पोटेंशियल बल्क रीजन में ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग क्यू फाई एफ से डिनोट करते हैं। सो क्यू फाई एफ इज ई आई माइनस ई एफ। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। क्यू फाई एफ इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। यहां से फाई एफ की वैल्यू आ जाएगी ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई क्यू। हमारे पास होता है बल्क पी टाइप सबस्ट्रेट में P इज इक्वल टू Ni e टू द पावर ई आई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक, सो P की जगह आप एक्सेप्टर कंसंट्रेशन लिख सकते हो, Na इज इक्वल टू Ni, क्योंकि P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेप्टर कंसंट्रेशन e टू द पावर क्यू फाई एफ अपॉन के टी। सो यहां से फाई एफ की वैल्यू आ जाएगी के टी बाई क्यू ln Na अपॉन Ni। ठीक, आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कर लें, अदरवाइज फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। KT बाई क्यू इज नथिंग बट रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कुछ नहीं दिया तो आप रूम टेम्परेचर ले लोगे 0.026 ln Na हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 10 टू द पावर 15 एंड Ni भी दिया हुआ है, दैट इज 10 टू द पावर 10, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये फाई एफ आ जाएगा। फाई एफ की वैल्यू लगभग 0.3 वोल्ट आ जाएगी, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट। अब ये 0.3 वोल्ट और ये सारी चीजें पुट करके आप क्यू डिप्लीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्यू डिप्लीशन की वैल्यू यहां से आएगी माइनस अंडर रूट 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू Na 10 टू द पावर 15 इंटू एप्सिलॉन सिलिकॉन 11.7 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू फाई एफ, दैट इज 0.3 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज माइनस 1.41। आंसर जो आएगा माइनस 1.4 into 10 to the power minus 8. This option C is going to be the answer. तो इस तरह के लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैंने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा हायर साइड में क्वेश्चन लेके चल रहा हूं वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए, आपको सॉल्व कराने के लिए। इसमें इतना समय मुझे लगा, आपको नहीं लगना चाहिए, आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए, ठीक, या डायरेक्टली ये रिलेशन याद रहना चाहिए और इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फाई एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ डिप्लीशन चार्जेस पर यूनिट एरिया। इस तरह से आप डिप्लीशन चार्ज पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक से। कह रहा है कि फॉर अ पी चैनल सिलिकॉन जेफेट, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें लोग मिस्टेक कर जाते हैं। फॉर अ पी चैनल सिलिकॉन जेफेट Na इज दिस, मैं लिखता चलता हूं,
ये शायद डीआरडीओ ने एक बार इस क्वेश्चन को पूछा था और ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की। 10 to the power 16, 3 into 10 to the power 16 per centimeter cube. Then ND is given, that is 10 to the power 18 per centimeter cube. Then channel thickness dimension A दिया हुआ है। बेसिकली A होता है हाफ चैनल, तो उसने चैनल थिकनेस डायमेंशन बेशक कहा है लेकिन ये हाफ चैनल विड्थ दिया हुआ है, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 10 to the power -4 सेंटीमीटर, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा ये चीज। Ni is also given and that Ni is equal to 10 to the power 10 per centimeter cube। हमसे पूछ रहा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज बताइए। ठीक, काफी लोगों को पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला रटा रहता है, याद रहता है, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके लोग इसके बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर क्यू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन सिलिकॉन। ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ए दिया हुआ है Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड Na आपको दिया है। एप्सिलॉन सिलिकॉन ना भी दिया हो तो हम सभी को पता होता है कि सिलिकॉन की जो परमिटिविटी है दैट इज 11.7 एप्सिलॉन नॉट पता है। लेकिन इस फॉर्मूले से जो रिलेशन आप कैलकुलेट करोगे वो गलत आएगा, वो सही जवाब नहीं है। क्यों? उसके पीछे एक कारण है। आपको अगर इसका और ऑप्शन अवेलेबल है, आप सॉल्व करके देखिएगा, इससे जो आंसर आएगा दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। आप एक चीज देखें, बेसिकली जेफेट का कंस्ट्रक्शन देखिए, मैं ऐसे रफ पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो जो डिप्लीशन विड्थ है वो कुछ ऐसी एंड कुछ ऐसी, और पिंच ऑफ की पोजीशन पर ये हाफ चैनल को ऑक्युपाई कर लेती है। ठीक है, ये आपका डोपिंग होगी एंड यहां पर डिप्लीशन, तो ये जो है हाफ चैनल। तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, वो वोल्टेज जहां पर डिप्लीशन विड्थ ए के बराबर हो जाए। डिप्लीशन विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, यहां W क्या है, ए के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू √2 एप्सिलॉन सिलिकॉन बाई Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन ND होता है, लेकिन इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होती है इस रीजन की, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, P+N जंक्शन मान सकते हो। ठीक है, सो 1 या बेसिकली ये N+P जंक्शन होगा। सो P साइड की डोपिंग, लोअर डोपिंग साइड को आप रखिए, 5 BBI प्लस रिक्वायर्ड रिवर्स बायस वोल्टेज, ये रिलेशन होगा बिल्ट इन पोटेंशियल। नॉर्मली बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई होगा वही पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि A इज इक्वल टू √2 एप्सिलॉन सिलिकॉन डिवाइडेड बाई Q 1 अपॉन Na 5 BBI प्लस पिंच ऑफ वोल्टेज BP। 5 BBI को नेग्लेक्ट कर दो तो BP की वही वैल्यू आएगी जो आपने कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन इस क्वेश्चन में 5 BBI को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। Na दिया है, ND दिया हुआ है, Ni दिया हुआ है और VT दिया हुआ है। अगर ये सारी चीजें पता है तो हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर बिल्ट इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना चाहिए। तो वो बहुत बेसिक कंसेप्ट को आपके चेक करना चाह रहा है कि आप बिल्ट इन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये रट रखा आपने, या आपको वास्तव में पता है कि इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात को जानने के लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो अगर आप फॉर्मूला रट रहे हैं तो फिर गलत कर देंगे, आंसर आप देखेंगे कि शायद पहला ऑप्शन आ जाएगा, जबकि इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहां से इसको सॉल्व करिएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो Vp प्लस बिल्ट इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये चला जाएगा A स्क्वायर Q Na अपॉन 2 एप्सिलॉन सिलिकॉन। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
ए स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में कर दीजिएगा डायमेंशंस को। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 0.33 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.33 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Na, acceptor concentration. Acceptor concentration is how much? That is 3 into 10 to the power 16. So 3 into 10 to the power 16 upon 2 epsilon silicon, 2 into 11.7 into 8.85 into 10 to the power -14. इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज प्लस बुलेटिन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट एज 2.52 वोल्ट, 52 वोल्ट। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ए ऑप्शन। और कई लोग इसी को आंसर दे करके गलत कर देंगे, नहीं। अब आप बिल्ट-इन पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। बिल्ट-इन पोटेंशियल होता है VT ln Na Nd upon Ni square. Bt is 0.026 ln Na Nd. Na is given to us, that is 3 into 10 to the power 16 into Nd 10 to the power 18 upon Ni. Ni is also given, that is 10 to the power 10. So उसका स्क्वायर करोगे 10 to the power 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये बुलेटिन पोटेंशियल की वैल्यू लगभग 0.866 आएगी। अब ये वैल्यू यहां पुट करके और पिंच ऑफ वोल्टेज निकालोगे तो 2.52 माइनस 0.866 which comes out pinch off voltage is approximately 1.65. That is going to be the answer which is given in option B. तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं जहां पर डायरेक्ट फार्मूला कई बार रिस्की होता है। मैं सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त हमेशा आपको एक चीज जो फोकस करता हूं वो यही करता हूं कि बेटा रटो नहीं चीजें, रटी हुई चीजें धोखा देती हैं। कंसेप्चुअली अगर आप समझ करके रख रहे हैं तो क्वेश्चन में अगर स्लाइट मॉडिफिकेशन भी है तो भी आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस क्वेश्चन को समझना चाहिए था कि Na, Nd, Ni तीनों देने की क्या जरूरत है, जबकि अगर आप सिर्फ पिंच ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Na सफिशिएंट था। अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ Na देना चाहिए था और A दे देना चाहिए था, पिंच ऑफ वोल्टेज निकल जाता। तो तब आप निकालते तो बिल्ट इन पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करते, लेकिन वो Na, Nd, Ni तीनों वैल्यू दे रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट बिल्ट इन पोटेंशियल और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना पड़ेगा। सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ये DRDO में पूछा गया है, BRC भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आइए एक दो क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के देख लेते हैं। कंसीडर द एंड लॉजिक सर्किट इन व्हिच B2 is 3 volt and B1 lies between 0 to 5 volt. The output voltage V0 versus V1 corresponding to the below network is. आपको एक एंड लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और कह रहा है कि इस एंड लॉजिक सर्किट में ये कुछ ऐसा सर्किट है। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं डायोड सर्किट के, एंड और आर लॉजिक गेट्स पर खूब पूछे जाते हैं। मैं एंड लॉजिक गेट पर क्वेश्चन लिया हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ये B2 है और ये B1 है। B2 इसने दे रखा है कि दैट इज फिक्स एट 3 वोल्ट, लेकिन B1 को वैरी कर रहा है। B2 इज फिक्स्ड एट 3 वोल्ट एंड B1 इज वैरीड फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि V0 इनमें से चारों में से कौन सा कर्व इसको सेटिस्फाई करेगा। R1 ये +5 वोल्ट है और ये V0 है, ठीक है। एक चीज समझें, सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। आप एक पल के लिए ये मान लें, हम लोग इस तरह के सर्किट्स को ऐसे समझ सकते हैं। पहले आइडियल डायोड से समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिकल डायोड के लिए कुछ खास अंतर नहीं होगा। ये है
V0 R प्लस VCC। ये एंड लॉजिक गेट है, ये V1 है और ये V2 है, ये डायोड D1 है, ये D2 है। लेट अस सपोज डायोड्स आर आइडियल। लेट अस सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, ऐसा मैं मान ले रहा हूं, एज्यूम कर ले रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अगर मैं मान लूं कि मेरा ये डायोड ऑन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डायोड या तो ऑन हो सकते हैं या ऑफ हो सकते हैं। सो लेट अस सपोज दैट कि D1 इज ऑन। अगर D1 ऑन हो गया तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। कौन सा वोल्टेज यहां पर आ जाएगा? B1। यही B1 वोल्टेज यहां भी आएगा। B1 इज ग्रेटर देन B2, एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड, ये भी ऑन होने की कोशिश करेगा। अब अगर ये ऑन होने की कोशिश करेगा तो ये B2 वोल्टेज यहां आएगा। एक ही पॉइंट पर क्या दो वोल्टेज संभव है? नहीं। एक पॉइंट पर मोर देन वन वोल्टेज पॉसिबल नहीं हो सकते। किसी पॉइंट पर वोल्टेज का मतलब क्या है? दैट पॉइंट टू ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल। सो किसी पॉइंट टू ग्राउंड के बीच में एक ही वोल्टेज होगा। तो साइमल्टेनियसली दो वोल्टेज B1 और B2 एग्जिस्ट करें एक ही पॉइंट पर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस आवर एजम्पशन, क्या थी एजम्पशन हमारी कि D1 ऑन है, ये गलत है। D1 ऑन नहीं होगा। चलो छोड़ दो, D2 को ऑन करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग D2 को ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा? ये D1 को ऐसे छोड़ दो और D2 को ऑन कर लो। D2 को ऑन करेंगे तो ये B2 है और ये रहा आपका V0 R और ये VCC है, ये B1 है, ठीक। तो ये वोल्टेज B2 यहां पहुंच जाएगा, यही वोल्टेज B2 यहां भी पहुंच जाएगा। B2 इज लेस देन B1 तो ये डायोड ऑफ रहेगा, और अगर ये डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट जो मिलेगा वो इसके बराबर मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंड लॉजिक गेट में जो स्मॉलर वोल्टेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग डायोड ऑन होगा और दूसरा डायोड ऑफ रहेगा। और यही तो एंड का ऑपरेशन है। 1 into 0 is equal to 0. 0 into 1 is equal to 0. So whatever is the smaller voltage that will be reflected at the output terminal. या आप लिख सकते हैं कि in AND logic gate using ideal diodes, output voltage at any instant of time is equal to in AND logic gate using ideal diodes, output voltage at any instant of time is equal to the lowest input voltage present at that moment. किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जो लोवेस्ट इनपुट वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसके बराबर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, प्रोवाइडेड कोई ना कोई डायोड ऑन हो रहा हो। ऐसा ना हो कि सारे डायोड सब आपके ऑफ हो रहे हों, यानी सारे रिवर्स बायस होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं इस सर्किट को बनाने का। तो कोई एक डायोड तो ऑन होगा और उसके लिए सफिशिएंट वोल्टेज दे रहे होंगे, तो जो लोवेस्ट इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट पर मिलेगा। अगर यही हमारा लॉजिक गेट प्रैक्टिकल डायोड से बना है तो शॉर्ट सर्किट की बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। यहां पर कट इन वोल्टेज दिया हुआ था 0.6 वोल्ट और मैं लिखना भूल गया हूं, सो आप लिख लेंगे कि डायोड का जो कट इन वोल्टेज है बी गामा दैट इज 0.6 वोल्ट, शायद ऐसा है, ठीक। अब एक चीज देखिए, B2 3 वोल्ट पर फिक्स है, तो 0 से लेकर के 3 वोल्ट तक स्मॉलर वोल्टेज कौन होगा? V1। तो जो आउटपुट आएगा वो B1 के कारण आएगा, ठीक। तो 0 to 3 वोल्ट, B1 0 to 3 वोल्ट, आपका सर्किट कुछ ऐसा होगा। यहां पर आप इसको इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। ये आपका B1 है और ये रजिस्टर है, ये V0 है, यहां कुछ वोल्टेज है 5 वोल्ट है, और ये डायोड आपका ऑफ रहेगा तो इसका
आपके आउटपुट पर कोई रोल नहीं होगा। तो फॉर दिस V0 इज इक्वल टू 0.6 प्लस V1, 0.6 प्लस V1। y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन है जहां पर y एक्सिस का इंटरसेक्ट 0.6 वोल्ट है। y एक्सिस पर 0.6 वोल्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन। तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ठीक। अब इन तीनों में से 0.6 वोल्ट का इंटरसेप्ट है, हम लोग देख लेंगे, ठीक। ये कहां तक है? अप टू 3 वोल्ट तक। जैसे ही हम लोग B1 ग्रेटर देन 3 वोल्ट जाएंगे तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑन होगा, ये ऑफ होगा। अब जो आउटपुट होगा वो इसके कारण होगा, तो इसके कारण आउटपुट 3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा V0 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3.6 वोल्ट। तो 3 वोल्ट के बाद कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, दैट इज 3.6 वोल्ट। तो आप 3 वोल्ट तक, 3.6 तक नहीं, 3 तक ध्यान रखें, B1 एक्सिस पर 3 वोल्ट तक तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट कांस्टेंट वोल्टेज। सो दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जहां पर आपको आउटपुट और इनपुट के बीच में कर्व ड्रॉ करना होगा, जिसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इस एनालिसिस से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। ध्यान रखें, एंड लॉजिक गेट अगर डायोड से बना रहे तो जो लोवेस्ट इनपुट होगा वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके करेस्पॉन्डिंग डायोड को ऑन करके कट इन वोल्टेज लगा करके एंड कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A negative feedback is applied to an amplifier with the feedback voltage proportional to the output current. The feedback increases input impedance of the amplifier, output impedance of the amplifier, distortion in the amplifier, gain of the amplifier. पहली चीज, निगेटिव फीडबैक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी गेन इंक्रीज नहीं हो सकता। This is the only drawback of the negative feedback, and that is the gain will reduce. इसके अलावा all the wanted parameters will increase and all the unwanted parameters will decrease. Wanted parameter से मेरा मतलब है जैसे bandwidth increase हो जाएगी, unwanted parameter से मेरा मतलब है जैसे distortion, नॉइज, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे। सो ये लाइन मैं आपको लिखाता हूं, जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा तो लिखाया होगा इस चीज को कि निगेटिव फीडबैक का जो फायदा है वो ये है कि सारे वांटेड पैरामीटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और सारे अनवांटेड पैरामीटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर आप देखें तो दो ऑप्शन तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। गेन ऑफ द एम्पलीफायर कभी बढ़ नहीं सकता निगेटिव फीडबैक से, और डिस्टॉर्शन हम कभी नहीं चाहते कि हमारे सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो, तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा नहीं बल्कि वो कम होगा, ठीक। अब बचा इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर एंड आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। जरा एक चीज देखिए, निगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड विद द फीडबैक वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। ये बेसिक एम्पलीफायर है और ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है। यहां पर हम फीडबैक वोल्टेज पाएंगे, ये फीडबैक वोल्टेज है, इसी को इसमें ऐड करेंगे तो ये फीडबैक वोल्टेज आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग करंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। So this VF is directly proportional to the output current. तो आउटपुट साइड पर करंट की सैंपलिंग करनी पड़ेगी और करंट की सैंपलिंग करने के लिए हमको सीरीज नेटवर्क रखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज की सैंपलिंग करनी होती तो हम पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देते। तो ध्यान रखें कि सैंपलिंग आउटपुट साइड पर होती है एट द आउटपुट साइड। ये दो तरह की हो सकती है, करंट सैंपलिंग एंड दूसरी आपकी वोल्टेज सैंपलिंग। वोल्टेज सैंपलिंग करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को इस फीडबैक नेटवर्क को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में नेटवर्क रखना पड़ेगा। तो शंट नेटवर्क वुड बी रिक्वायर्ड, शंट नेटवर्क। एंड करंट सीरीज में सेम फ्लो करती है, सो फॉर करंट सीरीज नेटवर्क वुड बी रिक्वायर्ड। दिस सैंपलिंग विल अफेक्ट
आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस ये इनपुट साइड को अफेक्ट नहीं करेगी। इनपुट इंपीडेंस इज अफेक्टेड बाय द मिक्सिंग नेटवर्क। ठीक है, हम लोग यहां पर सैंपलिंग कर रहे हैं तो आउटपुट इंपीडेंस वुड बी अफेक्टेड। अगर सीरीज है तो आउटपुट इंपीडेंस विल इंक्रीज, क्योंकि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर शंट है तो आउटपुट इंपीडेंस विल डिक्रीज, आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें करंट की सैंपलिंग कर रहे हैं तभी फीडबैक वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। करंट की सैंपलिंग सीरीज में होगी, सीरीज का मतलब है आउटपुट इंपीडेंस बढ़ जाएगा। सो आंसर होगा आउटपुट इंपीडेंस will increase, this will increase, B will be the option। मुझे समय की कमी है, अदरवाइज मैं मिक्सिंग भी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन समय का सम्मान करना पड़ेगा। काफी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं और बहुत लंबा सेशन होता चला जा रहा है तो अभी छोड़ देंगे। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ले लेते हैं। In an amplitude modulated system, if the total power is 600 watt, the power in the carrier is 400 watt। तो PC जो है आपका वो 400 watt है और टोटल पावर जो है आपकी वो 600 watt है। आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम में। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम में टोटल पावर PC, PT is equal to PC 1 plus mu square by 2, where mu is modulation index। आप यहां से सॉल्व करिए, सो ये आ जाएगा आपका 600 is equal to 400 1 plus mu square by 2। आई थिंक mu की वैल्यू आ जाएगी 1। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से भी पूछ लिए जाते। कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या डिजिटल कम्युनिकेशन में ये शैनन हार्टले लॉ बहुत फेमस है, चैनल कैपेसिटी थियरम कह लीजिए, ये बहुत फेमस है। एन आइडियल बैंड लिमिटेड कम्युनिकेशन चैनल विद एडिटिव व्हाइट नॉइज with 1 megahertz bandwidth and signal to noise ratio of 15 is transmitting the information at theoretical maximum rate if the signal to noise ratio, that is SNR, is 7। पहले आपका SNR बैंडविड्थ, फर्स्ट केस में आपको क्या दिया हुआ है, आप देखें इस क्वेश्चन को, देखें ध्यान से देखें। कह रहा है एन आइडियल पावर लिमिटेड कम्युनिकेशन चैनल विद एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज विद 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। So bandwidth is 1 megahertz and signal to noise ratio SNR 15 is transmitting the information at theoretical maximum rate। तो theoretical maximum rate के लिए चैनल कैपेसिटी थ्योरम लगा दो, C is equal to R max maximum and that is equal to B log base 2 1 plus SNR। सो मैक्सिमम रेट अगर हम लोग निकालें यहां से तो R मैक्स, B की वैल्यू हमें पता है 1 M मेगा में रख दीजिए, ठीक, लॉग बेस 2 एंड 1 प्लस 15, सो ये 16 हो जाएगा। सो 1 मेगा लॉग बेस 2 एंड 2 टू द पावर 4, ठीक, 4 इधर आ जाएगा, लॉग बेस 2 आपका 1 हो जाएगा। सो ये 4 MBPS की स्पीड आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम चैनल कैपेसिटी थ्योरम, 4 MBPS आ जाएगा। अब कह रहा है कि इफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज रिड्यूस्ड टू 7, तो SNR डैश मैं मान लेता हूं वो 7 कर दिया। हाउ मच बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम रेट। सेम रेट पाने के लिए बैंडविड्थ लेट अस सपोज B डैश कितना चाहिए। अगेन आप देखें R मैक्स आपको क्वेश्चन में कह रहा सेम रखना है, सो ये 4 MBPS है, ठीक, इज इक्वल टू B डैश लॉग बेस 2 1 प्लस SNR इज 7। सो B डैश लॉग बेस 2 2 टू द पावर 3 4 MBPS। सो B ये हर्ट्ज में आ जाएगा, B डैश इज इक्वल टू 4/3 मेगा हर्ट्ज।
4/3 मेगाहर्ट्ज। बी ऑप्शन विल बी द आंसर। तो इस चैनल कैपेसिटी थ्योरम, ये फार्मूला याद रखिएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आए दिन इस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइट गैदरिंग और लाइट कलेक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर की डिफिनीशन है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट द लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरह के 1 मार्क के मतलब 1 लाइन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सो आंसर विल बी सी। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अब इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। समय की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उन सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए अब बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं नहीं डिस्कस करूंगा। अदरवाइज मैंने सोचा था कि कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर ले, बट सेशन बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो अब यहीं पर रुकते हैं। 1 आवर का ही समय था, हम लोग हो सकता है कि 1 आवर से ज़्यादा क्रॉस कर चुके। की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज कि कोशिश करिएगा कि जितने भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले आंसर करिए, एंड देन फिर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको आप मूव ऑन करिएगा। क्योंकि कई बार जो लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो समय किल कर देंगे आपका, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ ना पाएं। अदरवाइज इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 60% के आसपास आपको क्वेश्चन करना है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो 50% के आसपास क्वेश्चन करना है। तो 50 to 60% क्वेश्चन या 60+% क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। वंस आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू में सभी लोग सेम लेवल पर आ जाते हैं, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना हो ज्यादा, यानी ज्यादा गलत क्वेश्चन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के इस सेशन में मेरी तरफ से आपके लिए बस इतना ही है। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने रिव्यूज मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। थोड़ा सा जल्दी में मैं रहा, थोड़ा ज्यादा रैपिड फायर मूड में क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहा, उसके लिए सॉरी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी 1-2 लिए थे, ये बताने के लिए कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप उस तरह से भी तैयारी कर करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। किसी भी तरह की आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स पर मैं अवेलेबल हूँ। इन एग्जाम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम।